Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we are going to do our part 3 that is from January 2017 previous year paper 2 home science. So ये हम previous year question papers की जो series है वो लेके आए हैं. Already हमारे part 1 और part 2 आप देख सकते हैं which comprises 25 questions. So आज करते हैं नेक्स्ट दैट इज 26 क्वेश्चन. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह से करना है. सो इनडायरेक्ट लाइट इज आइडल फॉर जनरल इल्यूमिनेशन. सो यहाँ पर हमें पहले तो ये पता होना चाहिए हमारी इनडायरेक्ट लाइट के बारे में. सो जो हमारा इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम होता है वहाँ पर 90 to 100% जो लाइट होती है वो ल्यूमिनरी शाइन अपवर्ड की तरफ करती है और रिफ्लेक्ट होती है सीलिंग से. मतलब सीलिंग से रिफ्लेक्ट बैक होके हम तक पहुंचती है. और जो इनडायरेक्ट लाइट होती है वो हमारी हाईली डिफ्यूज्ड होती है. हाईली वी कैन से डिफ्यूज्ड होती है. सो इसका क्या मतलब है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है. अब अगर आप अपने कमरे में ही देखें तो आपकी जो लाइट है इनडायरेक्ट लाइट वो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके आपके पूरे कमरे में सेम अपील देती है. सिर्फ उसके आगे कुछ भी शैडोड कोई भी जो शैडो है वो चीज़ नहीं आनी चाहिए. सो यहाँ पर सबसे पहले आपको असर्शन रीजन में देखना है वेदर योर दिस इज करेक्ट. सो यस आर असर्शन इज करेक्ट. नाउ जस्ट एलिमिनेट दैट says that assertion is incorrect. तो हमने उनको कट कर दिया जो हमारे assertion को incorrect बोलते हैं. ये भी correct है और ये भी correct है. Now go to the B. The light is directed to the ceiling from where it is reflected back into the room. ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि ceiling जो होता है वो main source होता है light का. इस तरह के इस system में कौन सा system हमारा indirect lightning का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर हमारा जो रिफ्लेक्शन होती है वो सीलिंग से आती है. सो ये कंप्लीट होती है और इवनली लिट करती है. सो दैट पर्टिकुलर मीन्स दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो दिस वन इज एलिमिनेटेड एंड आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो एन असर्शन रीजन क्वेश्चन ऑन पीजेंट थ्योरी. सो पीजेंट की हमारी क्या थी. फॉर पीजेंट द मोस्ट सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ प्री ऑपरेशनल थिंकिंग इज इकोसेंट्रिज्म एंड अंडरलाइज ऑल द अदर. सो यहाँ पर पीजेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी किसकी बात हो रही है. प्री ऑपरेशनल की. प्री ऑपरेशनल हमारी कौन सी स्टेज होती है. अब आपको लिखना है. सो प्री ऑपरेशनल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर लॉजिकल इनएडिक्वेट इन रिगार्ड्स टू मेंटल ऑपरेशन यूज किए जाते हैं. साथ के साथ मैजिकल बिलीव्स को यूज किया जाता है. साथ के साथ ईगो सेंट्रिक होता है ये. और सिंबॉलिक फंक्शंस भी यूज किए जाते हैं. सो दैट पर्टिकुलर मीन्स कि अगर आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं ये पता है देन यू कैन असेस दिस आंसर वेरी मच इजीली. सो यहाँ पर क्या है दैट मीन्स कि हमारी ये क्या है ईगोसेंट्रिज्म बोला है उसने. तो यस ईगोसेंट्रिज्म तो है. दैट मीन्स इट इज करेक्ट. सो जस्ट एलिमिनेट विच सेज दैट इट इज नॉट करेक्ट. सो हमने उनको कट कर दिया. नाउ यंग चिल्ड्रन ईगोसेंट्रिज्म व्हाट दे से. So next, in reason, it is said that young children egocentrism assign human purpose to physical events and magical thinking is common. That's also true. Magical belief होता है. So that particular means कि ये भी हमारा क्या है correct है. So यहाँ पर आपका जो correct option है वो रहेगा आपका assertion and reason are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन है रिगार्डिंग मास कम्युनिकेशन. सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है. सो पहला क्वेश्चन है कि मास कम्युनिकेशन है जो हमारा वो क्या है ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है. सो अब आपको क्या पता होना चाहिए आपका लीनियर मॉडल क्या होता है, आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है. ठीक है. सो मतलब क्या है कि आपको अपने सेवरल टाइप ऑफ आपका वन वे या आपका टू वे ये सब कौन से कम्युनिकेशन होते हैं ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. सो बेसिकली ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए.
तो ये वो मॉडल होता है जिसके अंदर एक्सचेंज होता है मैसेज का, एक्सचेंज होता है मैसेज का किसके बीच, हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच जो एक्सचेंज होता है उसको हम ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलते हैं। और बोथ सेंडर एज वेल एज रिसीवर आर नोन एज कम्युनिकेटर्स, वहां पर इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर्स। अब देखो क्या अब आपको देखना है ट्रांजैक्शनल का, तो मैंने आपको बता दिया। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ये अब यूट्यूब है, यूट्यूब भी तो मास कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप मेरे को रिप्लाई कर पा रहे हो, नहीं, इस टाइम नहीं कर पा रहे हो जब हम बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने यहाँ पर आप क्या करना है, आप उनको एलिमिनेट करोगे यहाँ पर। नाउ रीजन के लिए उन्होंने क्या पूछा, इन मोस्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन सिचुएशन द कम्युनिकेटर एंड द ऑडियंस आर असिंक्रोनियस रिलेशन। सो उन्होंने बोला है कि अब हमें पता होना चाहिए हमारा असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन क्या होता है। सो इट इज बेसिकली हैपन व्हेन इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज इंडिपेंडेंटली। असिंक्रोनियस मतलब जब इंडिपेंडेंटली हमारा रिलेशन हो, इंडिपेंडेंट, मैं आप पे डिपेंडेंट ना हूं, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो कि इस सिचुएशन में है ना। यहाँ पर मैं इंडिविजुअली आपको एक मैसेज कन्वे कर रही हूँ और आप इंडिविजुअली मेरे मैसेज को सुन रहे हैं। सो यस, हमारा मास कम्युनिकेशन क्या होता है, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। सो हमारा जो आंसर है वो हमारा रहेगा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी एक assertion रीजन है। इसके अंदर दे आस्क अबाउट द रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। सो इन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन वी हैव, इट रेफर्स टू द शोइंग नेट वर्थ ऑफ अ प्रैक्टिस और अ प्रोडक्ट, कि रिजल्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली होता क्या चीज है। सो आपने देखा है कि एक ऐसा, ये कौन सा मेथड है, ये एक मेथड है जो क्या करता है, मोटिवेट करता है। ये क्या करता है, मोटिवेट करता है किसको, जब हम कोई भी न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं तो ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है और वो हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है काम को ज्यादा करने के लिए। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या करता है, नेट वर्थ देता है बार बार प्रैक्टिस और उसके प्रोडक्ट का। यस, इट इज करेक्ट। सो हमारा ए करेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जहां इनकरेक्ट है आपने एलिमिनेट कर देना है, फिर आपने ना सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि ऑप्शन सिर्फ आपको ये पता है। मैं कट क्यों कर रही हूँ बार बार, बिकॉज आपकी तरफ से ये जो है हमारे, ये है ही नहीं। अब आपने सिर्फ इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन डू नॉट ओनली एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ प्रैक्टिस बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फिजिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस अंडर लोकल कंडीशन, कि जो आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को ही एस्टैब्लिश नहीं करता, उसको ही वैल्यू नहीं देता, बल्कि आपको क्या करता है, लोकल कंडीशनिंग, अंडर लोकल कंडीशनिंग में आपको फिजिबल भी प्रूव करता है। सो जो हमारा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये एक ऐसा वे है, ऐसा तरीका है जो लोगों को ये बताता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से आप कितने ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, सक्सेस रेट उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और उतनी ही ज़्यादा पक्की होगी। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर देंगे और आपका थर्ड जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। होपफुली इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बता दीजिए दैट यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू even more better. So next assertion reason is the power of statistical test is the probability given that null hypothesis is false, the obtaining result, sample result that will lead to its rejection. So यहाँ पर ये किस चीज की बात कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने क्या बात की, देखो जब भी इसमें कोई वर्डिंग आई है तो हम पहले उसको हेंस प्रूव करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में। सो क्या होता है पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, मेरा होता क्या चीज है। सो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट इज फॉल। सो यहाँ मेरे को क्या करना है, रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस ये हो गया जब वो क्या है, फॉल्स है। सो यहाँ भी इन्होंने क्या कहा है कि इट गिव दैट नल
hypothesis is false of obtaining sample result that will lead to its rejection. So yes, that is correct. Next, रीजन द लार्जर द सैंपल द ग्रेटर इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो पावर है हमारी प्रोबेबिलिटी की, ज्यादा सैंपल होगा, सो इंक्रीज द सैंपल मेक द हाइपोथेसिस टेस्ट मोर सेंसिटिव। और जो साइज है, जो द इफेक्ट ऑफ साइज है, वो हमारे सैंपल साइज को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो लेकिन अगर मेरा ज्यादा सैंपल साइज ज्यादा है तो मेरा जो आंसर रहेगा, जो मेरे आंसर की वैलिडिटी रहेगी, वो भी ज्यादा रहेगी। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट हियर वी हैव द code arranging system, sequential arranging system. So they are talking about 24-hour dietary recall. किसकी बात कर रहे हैं? 24 घंटे का खाने को रिकॉर्ड करना। So यहाँ पर हम ऑप्शंस के साथ ही सीधा लेते हैं कि किस तरह से आपका एक प्रॉपर ऑप्शंस में जाएगा। अगर मैं डाइटरी 24-hour डाइटरी रिकॉल की बात करती हूँ तो सबसे पहली बात ये क्या है मेरा, ये मेरा डाइटरी असेसमेंट टूल है। ये मेरा डाइटरी असेसमेंट टूल है जो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू है जो पार्टिसिपेशन से उसके 24 घंटे के पूरे अंतराल में उसने क्या क्या किया है उसके बारे में बताता है। सो इसके अंदर हमारे ऑप्शंस क्या रहेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा द टोटल अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ स्पेसिफिक फूड। टोटल अमाउंट जो हमने ऑलरेडी कंज्यूम किया है, क्योंकि अब हम खा चुके हैं ना, कंज्यूम्ड हमने कंज्यूम कर रखा है, तो वो रहेगा। उसके बाद टोटल अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ ईच ग्रुप। टोटल अमाउंट जो हर एक ग्रुप का हमने खाया है। ग्रुप मतलब क्या, आपने कितने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, कितना फैट्स लिया है ना, ईच ग्रुप। तो ये चीज आप स्पेसिफाई करेंगे। देन न्यूट्रिशन इनटेक फ्रॉम फूड और बेवरेजेस। आपने कितना न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कितने आपने लिए हैं फूड से, कितने आपने लिए हैं बेवरेज से। मतलब आपने कितना खाना खाया है और कितना किसी चीज को, पानी को पिया है या लिक्विड डाइट ली है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मील और स्नैक का क्या पैटर्न है, आपका कौन सा पैटर्न रहेगा इन दोनों का और कैसे आपने कंज्यूम किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं डिनोट कर देती हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4th। नाउ 5th वन वी हैव, आई कैन राइट इट हेयर गाइज, अ पॉपुलेशन मीन। अब मीन जितना हमें खाना चाहिए, जितना हमें खाना चाहिए, हम ये देखेंगे। देन वी हैव रिलेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइटरी इनटेक का डिस्ट्रीब्यूशन। डाइटरी इनटेक डिस्ट्रीब्यूशन, यहां मैं ये सब लिख रही हूं, इनका मेन मकसद ये है कि आपको अगर ये सीक्वेंस याद हो जाएगा तो आप किसी भी सीक्वेंस को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, क्या रिलेशन है मेरा डाइट का और हेल्थ का, उसके वेरिएशंस का। एंड लास्ट हमारा 8th पॉइंट इज क्या इफेक्टिव मेजर्स हैं। सो सेम एज यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा कौन सा वैल्यूएबल रहेगा कि सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन सारे फूड, सारे बीवरेजेस से जो 24 घंटे में हमने कंज्यूम किया है। उसके बाद हम रेसिपी को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। देन हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चनियर को, फिर कन्वर्ट करेंगे जितना भी हमने फूड और बेवरेज खाया है उसको हम रॉ फूड के अंदर। देन हमारा कैलकुलेट करेंगे क्या एनर्जी, कॉम्पोजिशन और न्यूट्रिशन रहा। देन हम आरडीए के साथ उसको कंपेयर करेंगे। सो अगर ये 8 के 8 पॉइंट्स आप लिख लेते हैं देन यू गेट द आंसर। सो यहाँ पर हमारा कोड नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, दैट इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि व्हीट का करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा व्हीट के सारे प्रोसेस बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम व्हीट के अंदर क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं व्हीट को। क्लीनिंग द wheat, guys you can write it because it is very much important।
फर्स्टली यू नीड टू क्लीन द वीट, मतलब आप फॉरेन पार्टिकल्स को उसमें से रिमूव कर देंगे। फिर हम मैग्नेटिक सेपरेटर को यूज करते हैं। देन आई विल टेल यू दैट हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फिर मैग्नेटिक सेपरेटर से हम जितने भी मेटल पार्टिकल्स होंगे उसको क्या कर देंगे, वीट में से सेपरेट कर देंगे। फिर हम एक सेपरेटर यूज करेंगे जिससे हम जो भी वुड है, स्ट्रॉज है, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देन आएगा हमारा एस्पिरेटर। एस्पिरेटर क्या होता है, एक वैक्यूम होता है जिससे डस्ट के सारे पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। फिर एक डीस्टोनर आता है जिसमें हम ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हैं और जो हैवी मटेरियल होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। फिर हमारा एक डिस्क सेपरेटर आता है जिससे हम अलग अलग साइज के कणों को अलग करते हैं। देन हमारा स्कौरर आता है जिससे हम डर्ट जो होती है उसके अंदर या फिर बाहर का जो हस्क होता है उसको रिमूव करते हैं। देन वी हैव इम्पैक्ट एंटरलोटर, दैट इज पर्टिकुलर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है और ब्रेक करता है हमारे कर्नल्स को। देन कलर सेपरेटर, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कलर सेपरेटर को हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर हम वीट को टेम्पर्ड करते हैं, टेम्परिंग वीट। देन हम उसको नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो रहेगा ग्राइंडिंग, हम ग्राइंड करते हैं उसको। ग्राइंडिंग के बाद हम उसको सिफ्टर्स के अंदर डालते हैं, मतलब शेक करते हैं उसको, शेक करते हैं। शेक करने के बाद हम उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद हम उसको एनरिच करते हैं, एनरिचमेंट जिसको बोलेंगे, या फिर माल्ट, या फिर हम उसकी लेवनिंग करेंगे। एंड एट लास्ट 15th इज आवर फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट की हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। नाउ लेट्स सी हम आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन ऑप्शंस में से आपका पास क्या आ रहा है, क्लीनिंग ऑफ वीट यहाँ पर नहीं है, मैग्नेटिक सेपरेटर नहीं है। पहला है आपका एस्पिरेटर, फर्स्ट इज योर एस्पिरेटर। सो एस्पिरेटर फर्स्ट पे हमारा कहाँ पर है, इट इज इन थर्ड, सो दिस वन। एस्पिरेटर के बाद आपका क्या आ रहा है, यस सेकंड में क्या चीज है, हम वॉश करेंगे उसको। वॉश करने के बाद हम उसको क्या यूज कर रहे हैं, टेम्परिंग, देखिए टेम्पर कर रहे हैं। टेम्पर के बाद ग्राइंडिंग आ रहा है, देखिए ग्राइंडिंग आ रहा है हमारा। ग्राइंडिंग के बाद हमारा क्या आ रहा है, प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफाई करेंगे, है ना। फिर हम इसकी ब्लीचिंग करेंगे। देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपका सही प्रोसेस चल रहा है। आंसर नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। आपको इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। Then we have next question number 33. Write the sequence of steps taken in orientation program. Orientation का एक प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर कौन से स्टेप्स यहाँ पर होंगे। बेसिकली अगर हम इसको एक्सेसराइज करें कि किस तरह से हमारा सीक्वेंशियल होगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्टली वी नीड टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, क्या हमारी इंट्रोडक्शन है जॉब की, क्या रिव्यू है हमारी कंपनी का, या फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर कोवर्कर्स के साथ हम उनको क्या करेंगे, काम कराएंगे, और फिर एट लास्ट में ब्रेकिंग आइस करेंगे, एक पर्टिकुलर उनका टास्क उनको बताएंगे कि उनको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर थ्रेड इन स्विंग मैकेनिज्म हमें बताना है। सबसे पहले हम स्पूल के अंदर धागा डालते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, फिर हम थ्रेड गाइड में धागा डालते हैं। थ्रेड गाइड से हम टेंशन डिस्क में धागा डालते हैं। टेंशन डिस्क से हम थ्रेड टेकअप लीवर में धागा डालते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, उसको लास्ट में हम अपना निडल के अंदर इसकी धागे को पिरोते हैं। ये जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, दैट पर्टिकुलर इज आवर थर्ड वन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वुलन फेल्ट को हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर भी जो हमारा सीक्वेंशियल प्रॉपर सीक्वेंशियल प्रोसेस है, दैट इज आवर फर्स्ट। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेयर करेंगे वूल के फाइबर्स को। लेयर के बाद हम क्या करेंगे, उसको
क्लीन करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे, कार्डिंग करेंगे, फिर हम उसको स्लीवर्स बनाने के लिए बीट करेंगे। देन हम उस पर हीट और मॉइस्चर को अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करने के बाद हम पहले स्कोरिंग, ड्राइंग और रिंसिंग करेंगे एंड एट लास्ट हम फिनिश कर देंगे फेल्ट में। तो बट नेचुरल है, जब फिनिश टू द फेल्ट दे रखा है। अब फेल्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा, नॉन वोवन प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने हीट और मॉइस्चर को यहाँ पर डिनोट किया है। So these are today's question. Hopefully you like the video, hopefully you properly understand the concept. So if you have any kind of query or questions or anything, or if you like the video, so please tell us that yes, you like that particular video. Till then, take care, have a nice time, have a nice day.